जैसा कि हमने कल के लेक्चर में अपने देखा था कि बैटल ऑफ प्लासी में जो है वो मीर जाफ़र को रिप्लेस करके मीर कासिम को जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो आज हम देखेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से जो है अपना सुझाव जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर हम देख सकते हैं कि मीर कासिम जो है एक अलायंस बनाता है, जो कि सुजाउद्दौला के साथ, शाह आलम के साथ, और वो खुद रहता है। और ये जो है वो हेक्टर मुनरो के साथ ये युद्ध होती है, वो हम देखेंगे आगे। अक्टूबर 22 1764 को जो है ये बैटल होती है, जिसमें कि हेक्टर मुनरो इन तीनों के अलायंस को जो है हरा के और फाइनली विक्टोरियस होता है। और देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट था इस बैटल ऑफ बक्सर का, फिर क्या क्या चेंजेस हुए, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कॉजेज़ की बात कर लें तो कॉजेज़ अगर देखें तो मिसयूज़ ऑफ दस्तक था। हमने कल देखा था कि दस्तक क्या होता है। दस्तक जो है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कि ये सर्टिफाइड होता था कि आप जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और जो ईआईसी का जो प्रोडक्ट होता था उस पर एक मार्क या साइन कह सकते हैं, वो उस पर प्लेस्ड होता था। तो वो दस्तक था। लेकिन जो है आप जानते हैं कि ये ईआईसी जो थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं मिसयूज़ ऑफ दस्तक कर रही थी। इसी के चलते क्या हुआ था, ये आपका बैटल होता है, जिसमें कि जो आपके मीर कासिम हैं, ये जो है वो मीर जाफ़र को रिप्लेस करके आते हैं। स्टार्टिंग में तो ये बातें मानते हैं जो ईआईसी ऑफिशियल्स थे उनके, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन बाद में चल के इनको लगता है कि ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है यहाँ के लोगों का, तो इसलिए जो है बात मानने से ये इनकार कर देते हैं। और ये जो है प्राइवेट ट्रेड जो कि ईआईसी कर रही थी उसके खिलाफ जो है अपना आवाज़ उठाते हैं, और जो है ड्यूटी को जो है मीर कासिम एबॉलिश कर देते हैं। तो इससे नवाब और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कहीं ना कहीं क्या होता है, टसल होता है। क्योंकि लोकल मर्चेंट को भी आप देखें तो क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था, क्योंकि ईआईसी के प्रोडक्ट जो होते थे वो चीप होते थे। तो यहाँ के लोकल मर्चेंट को, लोकल ट्रेडर जो होते थे, उनको जो नुकसान होता था, और रेवेन्यू लॉस तो होता ही था जो बंगाल प्रोविंसेस था उसका। तो इसलिए ये बैटल होती है। फाइनली हम देखेंगे कि किसके किसके बीच, जैसा कि मैंने बताया, मीर कासिम सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम टू जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे उस समय के। तो उनके बीच युद्ध होती है, जिसमें कि हेक्टर मुनरो जो है 22 अक्टूबर 1764 को, यानी कि 1764 को ये बैटल होती है, जिसमें कि हेक्टर मुनरो जो है इनको, इनके कंबाइंड आर्मी को जो है हरा देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट हुए इसके, क्या क्या इफ़ेक्ट हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके आगे अगर हम बात करें तो। उसके बाद यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद अगर हम देखें तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है वो डुअल गवर्नमेंट जो है आपकी आ गई। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि अब जो है दो पार्ट में गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया। पहला दीवानी, जो दीवानी राइट थी वो अब किसके पास आ गई, ब्रिटिशर्स के पास आ गई। और रेस्ट यानी कि अदर जो भी दीवानी राइट्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, निजामत राइट, वो जो है वो नवाब के साथ रही। ठीक, तो अब देखेंगे कि पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल क्या था। तो पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट रूल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं निजामत राइट भी जो इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी। कैसे, क्योंकि जो नवाब थे उनको तो डायरेक्टली इलेक्ट करने का अधिकार जो है वो लोगों को था, लेकिन जो डिप्टी नवाब थे उनको जो है इलेक्ट करने का पावर जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है वो इनडायरेक्ट रूल इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ से देखें हम, द ब्रिटिश वॉन द बैटल इन 1674 ड्यू टू टैक्टिक मिस्टेक ऑफ सिराजुद्दौला, ये सारी चीज़ हैं। और इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इंपॉर्टेंस में, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, सबसे पहले जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, तो याद आप रखेंगे कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी, 1765 में हुई थी। शाह आलम बंगाल और अवध के बीच हुई थी। और जो कि निजामत राइट थी, वो इंचार्ज ऑफ निजामत बिहाफ ऑफ द नवाब, ये दीवानी ऑन द बिहाफ ऑफ ईआईसी अंटिल 1772। यानी कि ये डुअल गवर्नमेंट कब से कब चली थी, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि डुअल गवर्नमेंट कब से कब, 1765 से, और 1765 से, और जो है वो आपका 1772 जब हमारा फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 का, उस समय तक जो है डुअल गवर्नमेंट चली है। ईआईसी डिड नॉट इंटरफेयर टुक प्लेस इन निजामत, ऑल्दो दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द निजामत ऑल्सो। ओके, सो अगर हम देखें कि अवध को क्या लॉस हुआ, तो अवध को जो है, देखिए सुजाउद्दौला को, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, उनको जो है 5 मिलियन रुपी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना था। इसके अलावा ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है ईआईसी के साथ अवध में अब फ्री हो गया। जैसा कि हम देखें कि आपका जो बैटल ऑफ बक्सर था, बैटल ऑफ बक्सर यानी कि आपका 1764 के बाद जो है इनको जो है दीवानी राइट्स मिल गई, कहाँ कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। और डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी गई। बंगाल में दीवानी राइट्स ईआईसी के था, रेस्ट ऑफ, जैसा कि हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके साथ था, आपका निजामत जो है वो नवाब के साथ था। ठीक है, तो अब हम अगर और इम्पैक्ट देखें अवध में तो क्या हुआ, तो मिलिट्री अलायंस जो है अवध के साथ, बोथ विल प्रोटेक्ट द, आपकी कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट होता था तो दोनों जो है मिलिट्री जो है मिलके, यानी कि अवध की और ब्रिटिशर्स की, दोनों जो है मिलके उससे अपना फेस करते थे। ठीक है,
अब इससे क्या हो गया था कि पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच क्या होते हैं जनरली जो है, और बफर जो है एक बफर जोन बन गया था अवध जो है बफर जोन बन गया था। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका कोर एरिया है, ये आपका कोर एरिया है, इसके अलावा ये जो है आपका पेरीफेरी है, और यहाँ से कहीं से आपको सपोज कर लिए कि यहाँ से जो है अटैक हो रहा है, इस रीजन से अगर अटैक कोई कर रहा है इस यहाँ से बाहर से, तो आप यहाँ पे एक ऐसा एरिया बना देते हैं जो कि आपको एक्सटर्नल थ्रेट से जो है प्रोटेक्ट करता है। तो इस जोन को हम क्या कहेंगे, बफर जोन कहेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो है तो अवध जो है क्या हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध जो है वो एक बफर जोन बन गया था, प्रोटेक्ट इनडायरेक्ट ईआईसी। इन फ्यूचर बंगाल अटैक देन अवध वुड एक्ट एज ए बफर। फिर उसके अलावा क्या किया था ब्रिटिशर्स ने क्या किया, परमानेंट ईआईसी आर्मी वाज स्टेशन इन अवध। इट पेड, अब ये किसके, अभी हम देखेंगे आगे चल के कि सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, किस तरीके से ये लोग जो है अपनी एक एक पॉलिसी के थ्रू जो है आए, जिससे जो है एक एक टेरिटरी को इन्होंने कैप्चर किया। किसी ने मिस गवर्नेंस के, आप देखेंगे कि आफ्टर मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले 1856 में ही आपका अवध को जो है कैप्चर कर लिया गया था पिस गवर्नेंस के उसमें, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो है वो क्या था, सिराजुद्दौला नाउ पॉपेट एंड ब्रिटिश रेसिडेंस वाज स्टेशनड इन द एंड इनडायरेक्ट रूल वाज इनिशिएटेड ओवर द ईयर, ठीक है। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा, क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लें कि अगर रिवीजन कर लें तो बैटल ऑफ बक्सर देखें तो बैटल ऑफ बक्सर में किसके साथ हुआ युद्ध, तो आपका मीर कासिम थे, शाह आलम टू थे, शाह आलम टू थे और सुजाउद्दौला थे जो कि नवाब ऑफ अवध थे। हेक्टर मुनरो जो है वो हेक्टर मुनरो जो है इनकी कंबाइंड आर्मी को जो है हरा देता है, और उसका जो है वो यानी कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, और जिसको हराने के बाद जो है वो डुअल गवर्नमेंट चलने लगती है। कहाँ पे डुअल गवर्नमेंट चलने लगती है आपके इसमें बंगाल में कब से कब तक डुअल गवर्नमेंट चलती है, तो डुअल गवर्नमेंट चलती है 1765 टू 1772 में। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, दीवानी राइट्स जो है किसके पास था, वो ईआईसी के पास था, और रेस्ट ऑफ जो भी दीवानी के अलावा जो भी राइट्स थे वो जो है किसके पास था, नवाब के पास था। लेकिन इनडायरेक्टली हम देखें तो इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से जो है रूल यही कर लेते, क्योंकि मोस्ट पावरफुल तो रेवेन्यू ही होता है, आप देखें तो इस तरीके से इनडायरेक्ट, और लीगल मैटर में भी कहीं कहीं ये इंटरफेयर करते थे, दीवानी राइट के अलावा भी निजामत राइट में भी, यानी कि ये लोग जो है इंटरफेयर करते थे। जो डिप्टी निजाम थे उनको जो है अपॉइंट करने का अधिकार ईआईसी के पास ही था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन दीवानी राइट में भी इनका इंटरफेरेंस था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर ये हमने बता ही दिया कि बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आपके किसके किसके बीच हुआ था। इंपॉर्टेंस अगर देखें तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी ये याद रखेंगे, 1765 में। इसके इंपॉर्टेंस क्या थे, तो इसके इंपॉर्टेंस थे कि आपको बंगाल, अवध और शाह आलम टू तीनों को जो है इनका खामियाजा भुगतना पड़ा था। किस तरीके से, अब देखें तो अवध को अगर देखें तो अवध जो है वो 5 मिलियन पाउंड जो है इनको पे करना था एज ए मतलब कि युद्ध में पार्टिसिपेट करने के, ये क्यों पार्टिसिपेट किए थे इस तरीके से, हरजाना जिसे कह सकते हैं। और ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है ये ऐसी कर सकती थी अवध में अब। तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंस थे। अगर पॉलिसी ऑफ रिंग फेंच देखें या बफर जोन देखें, जैसा कि हमने बताया कि बफर जोन जो है प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल थ्रेट से। परमानेंट ईआईसी ऑफिशियल जो है इनको स्टेशन कर दिया गया, जिसका खर्च जो है कौन उठाता था, ये अवध के नवाब ही उठाते थे। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।